needless to mention, as it's an open secret that a noun or a pronoun remains a subject or an object in a sentence. कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है. Now question arises, apart from this noun and pronoun, is there any other word that can be used in the place of subject and object in a sentence? सवाल ये उठता है, क्या नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई और भी शब्द है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो सकता है? आंसर इज यस. नाउ अनदर क्वेश्चन क्रॉप्स अप, व्हाट आर दे? कौन कौन सा वो चीज है? तो 2-3 more expressions are there which are used in the place of subject and object. Let's understand each and every point in a very step-wise manner, and at the end you will realize what good it will do to you while solving questions. So understand everything. So look at these expressions. इन सारे शब्दों को देखिए. नाउन और प्रोनाउन 2 + V1 V4, जिसको आप जिरंड भी कह सकते हैं. फिर क्लाउस. ये चारों किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है. यस, ये चारों नाउन प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का होता है. और 2 + V1 V4, जिसको जिरंड भी कहते हैं. और क्लाउस का मतलब अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज गॉट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब. सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, उसको क्लाउस कहते हैं. ये भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है. बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले ये जान लें. आप जानते भी हैं, इट्स माय बाउंडेड ड्यूटी टू टेल यू हियर. तो ये है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो डूअर को. अगर सेंटेंस एक्शन वाला होगा तो डूअर ऑफ दैट एक्शन को कहा जाएगा सब्जेक्ट. और अगर सेंटेंस नॉन एक्शन का सेंटेंस रहता है तब किसको कहते हैं? तब कहते हैं समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रहा है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं. तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक्शन वाला सेंटेंस रहता है तो काम करने वाला को कहते हैं सब्जेक्ट. और अगर सेंटेंस नॉन एक्शन का रहता है, जिसपे कोई काम ना हो, तो जिसके बारे में समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट. तो इस बात को ध्यान में रखना. नाउ अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय अ वर्ब. काम करने का असर जिस पर पड़ता है, काम जिस चीज को प्रभावित करता है, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट. बाय नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. तो इस बात को याद रखना. तो ये सब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर. यही 4 चीज, नाउन या प्रोनाउन, 2 + V1 V4 या क्लाउस, ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद अ फ्यू एग्जांपल्स. तो अब आपके सामने एक सेंटेंस है. वन सेंटेंस इज डिस्प्लेड हियर ऑन द बोर्ड. अब इसको पढ़ो. सफलता पाना मेरा लक्ष्य है. अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो देखना कि अगर एक्शन वाला सेंटेंस है तो जो कुछ ना कुछ सेंटेंस में काम होगा, और जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा. अगर नॉन एक्शन वाला सेंटेंस होगा तब जिसके बारे में बात हो रही होगी वाक्य में, वही सब्जेक्ट होगा. तो देखो, सफलता पाना मेरा लक्ष्य है, इसमें कोई एक्शन है ही नहीं, कोई वर्ब है नहीं, यानी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है. तो बताइए इसमें क्या है? मेरा लक्ष्य है. तो क्या लक्ष्य है, किसके बारे में बात की जा रही है? तो क्या तुम देखोगे? सफलता पाना. ये सफलता पाना, इसी के बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है, यानी यही सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है. पाना तो एक वर्ब है. तो जब ऐसा व्हेन अ सिचुएशन कम्स वेयर वर्ब हैज टू बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर एक वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है, तब हम लोग 2 + V1 या V4 का यूज करेंगे. माइंड इट, 2 + V1 या V4 को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे. तो ये जो 2 + V1 या V4 है तो वर्ब, तो इट विल रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन. ये तो अपना काम होने का जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन करेगा ही. सेम टाइम इन द शेप ऑफ 2 + V1 और V4
टू प्लस V1 और V4 के रूप में ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा टू गेट सक्सेस इज माई एम। तो ये क्या कर रहा है? टू गेट सक्सेस, ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, 2 + V1। और इसको V4 की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गेटिंग सक्सेस इज माई एम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये V4 जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे सुबह में टहलना अच्छा होता है, ये भी नॉन एक्शन का सेंटेंस है। अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो तुम देखोगे सुबह में टहलना, तो ये जो टहलना है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। तो टहलना वर्ब है, तो जब सब्जेक्ट की जगह पर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 + V1 या फिर V4 के शेप में, के रूप में ही हम लोग इसको लिखेंगे। तो सेंटेंस हम लोग ऐसे बनाएंगे, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड, यही लिखेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, ये टू वॉक, ये जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इस बात को हम लोग V4 की मदद से बना सकते हैं, जेरंडी की मदद से। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड, हम लोग इस V4 की मदद से भी बना सकते हैं और ये सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर है। जैसे एक बच्चे वाला सेंटेंस ले लो, जैसे रवि इज गुड, ये सेंटेंस को लो। तो इस सेंटेंस में देखो ये रवि क्या है? सब्जेक्ट है। तो तुम तो जानते ही हो कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना बात आता हो सारा सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होगा। ऑक्सिलरी वर्ब या पहला वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट यानी रवि है। अब ये एक शब्द नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, कई शब्दों का भी हो सकता है। तो देखो यहाँ भी देखो इज है ना, इज। अब इज के पहले पहला ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना आया वो सब क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो रहा है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये जो शब्द है इन द मॉर्निंग 2 + V1 के बाद या वॉकिंग V4 के बाद, वो तो अदर वर्ड्स है। प्राइमरली ये 2 + V1 या V4 यही सब्जेक्ट है। तो इसी को याद रखना है। एक और सेंटेंस लीजिए। अब इस सेंटेंस को देखो, वह टहलना नापसंद करता है। अब ये एक्शन वाला है या नॉन एक्शन वाला? एक्शन वाला सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो वह नापसंद करता है, क्या लिखते हो? लिखते हो ही डिसलाइक्स। अब नापसंद करने का असर किस पर? तो तुम देखोगे टहलना पर। तो तुम क्या करोगे? ही डिसलाइक्स वॉकिंग। तो ये क्या हो गया? V4। ये हो गया यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस वर्ब का असर इस पर पड़ रहा है। तो V4 ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब एक सेंटेंस है, उसे मेरे भाई को तंग करने में आनंद आता है। तो इसको कैसे बनाओगे? उसे आनंद आता है, ही एंजॉयज, उसे आनंद आता है। अब एंजॉय का असर किस पर पड़ रहा है? तंग करने में। तो क्या करेंगे? वेक्सिंग, वेक्स का मतलब तंग करना। माई ब्रदर, ही एंजॉयज वेक्सिंग माई ब्रदर। तो इसमें क्या हुआ कि ये वेक्सिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेम टाइम वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, साथ में ये भी समझना है कि जरूरत पड़ने पर ये 2 + V1 या V4 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो काम करता ही है, बट इन नो सिचुएशन इट गिव्स अप इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ वर्ब। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये अपने वर्ब होने का प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है। जरूरत पड़ने पर ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे वेक्सिंग है, ये तो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, फिर भी ये अपना एक्शन वर्ब का क्वालिटी को रिटेन किए हुए है, और तभी तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखना हो वर्ब, तब 2 + V1 या V4 लिखते हैं। दिस व्हाट आई हैव टू से। नाउ हाउ इट इज हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। सी, अब इस क्वेश्चन को देखो,
डॉट 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 अल्कोहल इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज एक्सेप्टेबल। और इसके ऑप्शंस को देखिए, कंज्यूम, बी कंजम्पशन, सी कंज्यूम्स एंड डी टू कंज्यूम। कंज्यूम मीन्स उपभोग करना, कोई चीज़ खाना या पीना। तो अब इसमें से कौन होगा इसका जवाब? तो सोचिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करना ओके एक्सेप्टेबल है, स्वीकारणीय है। तो स्वीकारणीय है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? क्या स्वीकारणीय है? तो अल्कोहल को उपभोग करने का के बारे में बात हो रही है, अल्कोहल को कंज्यूम करने के बारे में बात हो रही है। यानी उपभोग करना, कंज्यूम करना एक वर्ब है। अब इसी को सब्जेक्ट बनना है, तब ये तो करेंगे नहीं, भी1 तो नहीं सब्जेक्ट हो सकता है। कंजम्पशन ये नाउन है, तो नाउन तो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ऐसा शब्द चाहिए जो सब्जेक्ट का तो काम करे ही, साथ में वर्ब का भी प्रॉपर्टी रिटेन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे अल्कोहल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो भरेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना, ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना होगा। तो ये हम कर नहीं सकते हैं, कंज्यूम्स कर नहीं सकते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा डी, यही ऑप्शन देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू कंज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टू प्लस भी1 सब्जेक्ट का तो काम करता ही है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ वर्ब। ये तो वर्ब का क्वालिटी भी रिटेन किया रहता है। तो अगर ये वर्ब है तब ये ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, और टू प्लस भी1 सब्जेक्ट का काम करता ही है। तो टू कंज्यूम अल्कोहल इन ए स्मॉल क्वांटिटी इज एक्सेप्टेबल, ये सही होगा। अगर हम कर देते हैं कंजम्पशन, तो ये नाउन तो है और नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, बट अगर हम कंजम्पशन डालेंगे तो फिर अल्कोहल कहाँ से जाएगा? तो इस तरीके से हाँ, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल रहता तो ठीक था। सो टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। नाउ हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन दैट गोज लाइक दिस, रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स डॉट 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 एडवांटेजियस। अब इस ब्लैंक में ईच होगा या आर होगा, जरा सोचिए। तो जब क्वेश्चन देखते हैं तो बुक्स, नॉवेल्स ऐसा देखकर ये आर नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि बुक्स एंड नॉवेल्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एन ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ये रीडिंग है, सब्जेक्ट ये है V4, और ये सब्जेक्ट का काम तो कर ही रहा है, साथ में अपना वर्ब होने का जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें है। तो सब्जेक्ट तो ये है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है, सो है। लेकिन सब्जेक्ट यही रीडिंग एक है, इट मीन्स आंसर ये होगा, आंसर विल बी ए, इज। पहले तो ये समझ लो कि क्लाउज किसको कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, रवि सेज दैट ही विल गो। अब ये सेंटेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटेंस है? एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस। अब इसमें क्लाउज कितना है? क्लाउज मीन्स सेंटेंस का वो छोटा हिस्सा जो पूरा अर्थ दे, मीनिंगफुल सेंस दे। और दूसरी भाषा में अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच वी फाइंड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। तो सब सेंटेंस के वो हिस्सा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है और वो पूरा मीनिंग देता है, दैट मेक्स अ सेंस, उसी को कहते हैं क्लाउज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक सेंटेंस है, और रवि सेज इसमें एक छोटा सेंटेंस है, ही विल गो एक ये भी छोटा सेंटेंस है, यानी कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये क्लाउज है, ये क्लाउज है। यानी ये सेंटेंस एक है और इसमें दो क्लाउज है, तो क्लाउज तो ये हुआ। अब कहता है कि एक क्लाउज भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। वंस अगेन, सब्जेक्ट एक्शन वाले सेंटेंस में जो काम करता हो, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसको? काम का असर जिस पर पड़ता है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखो ये क्लाउज कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखिए
इस सेंटेंस को देखो, सेंटेंस है कि जो रवि ने कहा है मुझे प्रभावित नहीं करता है। ये एक सेंटेंस है, एक्शन वाला सेंटेंस है, प्रभावित करना काम है, एक्शन है, वर्ब है। अब जरा सोचो, ये प्रभावित करने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? तुम देखोगे जो रवि ने कहा है मुझे प्रभावित नहीं करता है, ये प्रभावित करने का काम कौन कर रहा है? जो रवि ने कहा है ये पूरा कर रहा है। और ये है क्या? एक क्लाउज है। क्यों? इसमें एक सब्जेक्ट है रवि और एक वर्ब है कहना। ये पूरा क्लाउज जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका? प्रभावित करना वर्ब का। तो जैसे इसका इंग्लिश सेंटेंस ऐसे होगा, What Ravi had said does not impress me. तो what I'm saying here is कि what Ravi had said ये पूरा है, ये does not impress का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, अब जैसे एक बच्चे वाला सेंटेंस लो, रवि मुझे प्रभावित नहीं करता है। मान लो सेंटेंस ऐसा रहता तो कैसे बनाते हैं? तो ऐसे ही बनाते ना, रवि डज नॉट इम्प्रेस मी। तो तुम क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो नाउन या प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होता ही है। अब वही कह रहा है कि इस नाउन प्रोनाउन के जगह पर एक पूरा क्लाउज भी आ सकता है। तो इस तुम ऐसे सोचो, इस रवि के बाद डज नॉट लिखा हुआ है, रवि है सब्जेक्ट। अब इसी सिर्फ रवि के जगह पर हम इतना लिख दिए, What Ravi has said, ये पूरा यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट, फिर does not V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। तो ये कह रहा है एक क्लाउज सब्जेक्ट हो सकता है। सेम वे एक क्लाउज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, वे लोग नहीं सुन रहे हैं जो तुम बोल रहे हो। तो पहले तो इस पर ध्यान दो, जो तुम बोल रहे हो। अब बताइए ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? जरा सुनिए, जरा सोचो। तो वे लोग नहीं सुन रहे हैं, पहले तो इतना का बनाइए, दे आर नॉट लिसनिंग। अब वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर किसी वर्ब का कोई खास प्रीपोजिशन है तो वो लेगा ही। तो लिसन का प्रीपोजिशन टू होता है जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तब। तो दे आर नॉट लिसनिंग टू, वे लोग नहीं सुन रहे हैं। और सुनने का असर किस पर? अब जरा सोच कर देखो, तो सुनने का असर पड़ेगा जो तुम बोल रहे हो। तो ये पूरा क्लाउज जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या करोगे? दे आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। यस, व्हाट यू आर सेइंग, इतना जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिसन सुनने का असर इसी पार्ट पे पड़ रहा है, यानी इस क्लाउज पर पड़ रहा है, व्हाट यू आर सेइंग। तो इस तरीके से एक क्लाउज सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल से जरा समझो, मोनिका अच्छा गाती है सबको पता है। अब देखिए, अब ये जो है इस सेंटेंस में सबको पता है, ये सभी को पता है। क्या पता है? किस चीज के बारे में बात हो रही है? तो तुम देखोगे मोनिका अच्छा गाती है, यही बात सबको पता है। जानना, नो, ये वर्ब है। तो सभी लोग क्या जानते हैं? ये किसके बारे में बात हो रही है? मोनिका अच्छा गाती है। तो यही पूरा क्लाउज जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। और जो टेंस चाहिए वैसे चाहिए दीजिए। तो सेंटेंस को ऐसे लिखना होगा, मोनिका सिंग्स वेल इज नोन टू ऑल। नोन टू ऑल, क्या नोन टू ऑल? कौन सा बात सभी को पता है? तो ये मोनिका सिंग्स वेल, ये पूरा जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। What I aim at telling you all is be careful of the questions as shown on the board. जो बताने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन से जरा सावधान रहें। जैसे क्वेश्चन देखो, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस डॉट 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 एट अदर्स। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इस ब्लैंक में आपको भरना है या तो ए शुड नॉट
थ्रो स्टोन्स, या फिर ऑप्शन बी से आपको भरना है दे शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जरा सोचो, म्यूज टू योरसेल्फ एंड कम टू द करेक्ट आंसर इफ यू कैन। तो तुम देखोगे इन दोनों ऑप्शंस में एक ही शब्द का डिफरेंस है, इसमें दे है, इसमें दे नहीं है। अब सोचिए, अब ये कहना क्या चाहता है, लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, यानी आपको शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए दूसरों पर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और इस यानी शुड का सब्जेक्ट नहीं है, और शुड नॉट थ्रो स्टोन्स इसमें शुड का सब्जेक्ट दे दिया हुआ है। आपको ये दे चाहिए या नहीं चाहिए? आंसर इज नहीं, नहीं चाहिए। आंसर इज ए। कैसे? ये जो शुड है यहाँ पर जो तुम शुड लिखोगे, शुड नॉट जो भी है ये लिखोगे, तो शुड का सब्जेक्ट तो ये पूरा हो गया। लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं, एक पूरा क्लाउज तो सब्जेक्ट का काम कर ही रहा है, तो यहाँ से लेकर ये सारा ये सब सब्जेक्ट हो ही गया। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 नेगेटिव है, नोट लगाए, तो आपको इस दे की ज़रूरत नहीं है। ये पीपल हु लिव इन द ग्लास हाउस, ये पूरा शुड का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आप ये दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स का तो सब्जेक्ट ये हो गया। अगर आप ये दे देंगे तो फिर ये किसके लिए है? इस दे का वर्ब कहाँ है? वर्ब तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। अब जैसे तुम कहते हो ना, रवि शुड नॉट गो कहते हो, तो रवि तो सब्जेक्ट दे ही दिए, तो अगर तुम शुड का शुड नॉट गो यही चीज़ है, इसका सब्जेक्ट तो ये हो ही गया। अगर तुम लिख दोगे रवि ही शुड नॉट गो, तब तो ये सेंसलेस सेंटेंस हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड टू स्पीक लाइक दिस, रवि ही शुड नॉट गो। ऐसा क्या, सब्जेक्ट तो हो ही गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बात है, शुड का सब्जेक्ट तो पीपल हु लिव इन द ग्लास हाउस हो ही गया, तो फिर ये दे देंगे तो गलत हो जाएगा। Likewise, you come to this question and find out an error if you can. Those who own a house in a city, they are fortunate. No error. कह रहा है own का मतलब पास में रखना। जो वो लोग जो एक घर, जिनको अपने शहर में एक घर है, they are fortunate, वो सौभाग्यशाली है। तो इसमें एरर कहाँ है? फिर वही बात हो गया, आर फॉर्चुनेट है। अब आर फॉर्चुनेट का सब्जेक्ट अगर ये हो जाएगा तो फिर दोज हु ओन अ हाउस इन अ सिटी, ये कहाँ से, ये कहाँ जाएगा? इसका वर्ब कहाँ है? दरअसल आर फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली हैं, किसके बारे में बात हो रही है? तो वो लोग जो जिनको शहर में एक घर है वही भाग्यशाली है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा जो है ये क्लाउज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका? आर फॉर्चुनेट का। जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि दे आर फॉर्चुनेट, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो क्या हुआ? आर फॉर्चुनेट है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना बात आया वो सब्जेक्ट, सौभाग्यशाली है कौन? दे, सब्जेक्ट ये का काम कर रहा है। तो इस आर फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली है कौन? ये पूरा वो लोग जो जिनके पास शहर में एक घर है, तो फिर ये सब्जेक्ट हो ही गया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स बीन यूज हेयर इन ए सुपरफ्लुअस मैनर, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी में क्या करोगे? दे को हटा दीजिए, इसको हटाइए। सो बी केयरफुल। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, हिंदी सेंटेंस को, और इसके इंग्लिश सेंटेंस को देखिए, पढ़िए, देखिए तो क्या ये सही है? वह क्या सोचता है और वह क्या करता है मुझे पता नहीं है। अब इसका इंग्लिश ऐसे लिखा गया है, व्हाट डज ही थिंक एंड व्हाट डज ही डू इज नॉट नोन टू मी। सेंटेंस सही है? जरा सोचो, वह क्या सोचता है, क्या करता है। तो अब जरा सोचो, ये इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस।
और यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर कब आता है, जब क्वेश्चन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू फील दैट दिस इज अ क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन है? तो देखोगे नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस। वह क्या सोचता है और वह क्या करता है मुझे पता नहीं है, उतना भी नहीं पता है तो केवल हिंदी करके देख लो। वह क्या सोचता है और वह क्या करता है मुझे पता नहीं है। क्या हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं। तो जब ये क्वेश्चन है ही नहीं तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब बाहर क्यों आया सब्जेक्ट के? तो इट मीन्स ये गलत है। तो आप देखो तो इस ये सेंटेंस को, What he thinks and what he does is not known to me। अब जरा इस सेंटेंस को देखो और सोचो कि ये सही है। तो इसमें तुम देखोगे what he thinks ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, सब जो सब्जेक्ट के बाहर है। अब चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस भी वन होता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी वर्ब सिंगुलर इस लगा हुआ, ठीक है। तो what he thinks and what he does ये भी क्वेश्चन नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर नहीं आया है। और ये तो डू का मतलब करना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिख रहे हैं, डज लिख रहे हैं, तो डू मतलब करना। तो व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी। अब ये सही लग रहा है, नाउ दिस स्टेटमेंट सिम्स टू बी करेक्ट। लेकिन अब जरा देखो ये भी गलत है। ये अग्रीड कि ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाने की जरूरत नहीं है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस भी वन जो इसका स्ट्रक्चर है लगा। तो अब क्या है कि ये भी एक क्लाउज है, व्हाट ही थिंक्स, और व्हाट ही डज ये भी एक क्लाउज है। यानी दो क्लाउजेज सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में जो एंड से जुड़ा हुआ है। तब हम लोग ये सिंगुलर वर्ब कहाँ से लगा रहे हैं? हम लोगों को यहाँ क्या लगाना होगा? आर। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में क्या है, दो क्लाउजेस है जो एंड से कनेक्टेड है। तो जब तो ये प्लूरल हुआ, तब जब प्लूरल हुआ सब्जेक्ट तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे? आर। तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही डज are not known to me. Now the sentence is correct. तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड।